हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आज लाइव में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अग्नि जो हमारी होती हैं 13 टाइप्स ऑफ अग्नियाँ हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट पे उनसे हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो अग्नि है क्या एक्चुअली में। आवाज़ सही आ रही है ना? आपको यदि आवाज़ सही नहीं आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद में मोस्टली 13 टाइप की अग्नियाँ बताई गई हैं, जिसमें से एक जाठराग्नि है, 7 धात्वाग्नि है और 5 भूताग्नि है। अब जाठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि का क्या रोल है और एक्चुअली में ये होती क्या है, इसको हम समझते हैं। जाठराग्नि हमारी जठर की अग्नि होती है, यानी इसको इंटेस्टाइन लेवल पे हम ले सकते हैं। भूताग्नि को हम एज एक तरीके से सोचें कि लिवर से निकलने वाले एंजाइम्स या पैंक्रेटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स को ले सकते हैं। और धात्वाग्नि हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रूप में आती हैं। हम धातु पोषण क्रम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे ये क्लियर होगा कि जाठराग्नि कैसे है, क्या है धात्वाग्नि। तो क्या होता है एक्चुअली में, जब कोई व्यक्ति भोजन खाता है, कोई भी फूड खाता है, तो फूड खाने के बाद वो पहले अपने दांतों से चबाएगा। चबाने के बाद वो उसके स्टमक में जाता है और वहाँ पर जो डाइजेशन होता है प्राइमरी लेवल पर, तो वहाँ पर हमारी जठर की अग्नि काम करती है। और फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट लिया तो कार्बोहाइड्रेट को उसके छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करती है, उसके पॉलीमर को छोटे छोटे सब्स्टिट्यूट में डिवाइड करके आगे ड्यूडेनम में वो धकेल देती है। ड्यूडेनम में जब हम जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड या फिर प्रोटीन्स हैं, उनको हम डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पर एंजाइम्स आते हैं। उन एंजाइम्स की वजह से वहाँ पर उसका डाइजेशन स्टार्ट होने लगता है ना। मतलब आप ये समझें कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके, प्रोटीन को तोड़ करके उसके अमीनो एसिड्स में रूपांतरण हुआ। इसको सिंपल वे में हम ये समझ सकते हैं कि पंच महाभूत का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। यानी कि अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ग्लूकोज में टूटना, C6H12O6 का जो फॉर्मूला है। हो सकता है कि कुछ केमिकल्स के फॉर्मूला बताने में मैं थोड़ी गलती कर दूं, लेकिन उसको आप माइंड ना कीजिए। जो कंसेप्ट हम समझना चाह रहे हैं उस कंसेप्ट पर आप फोकस कीजिए। तो वहाँ पर उस अमीनो एसिड्स या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनका ब्रेक डाउन होना, तो वो हमारे उस भोजन के छोटे छोटे अवयवों में, उसके माइन्यूट पार्ट में, वो हमारी भूताग्नि ने उसको डाइजेस्ट कर दिया, उसको समेट दिया। अब उसके बाद जब वो पूरा प्रोटीन्स में से अमीनो एसिड्स हुए या फिर ग्लूकोज हुआ, ये सब जाकर के हमारी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। कई चैनल्स होते हैं, कई गेटवे होते हैं कोशिका के अंदर, उसमें प्रवेश करता है। और जब वो वहाँ पर जाकर के प्रवेश करता है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या ऐसे कई ऑर्गेनेल्स हैं जो उस न्यूक्लिक एसिड या फैटी एसिड या ग्लूकोज पर क्रिया करके बॉडी को वो कंटेंट देते हैं जिससे आगे फ्यूचर में हमारी कोशिका के पार्ट्स बनने वाले हैं, या हमारी ऑर्गेनल्स को ज़रूरत है, या हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो उस चीज़ को हम धात्वाग्नि से समझ सकते हैं कि उन अमीनो एसिड्स को भी ब्रेक डाउन किया, उस ग्लूकोज को यूज्ड अप किया, वो हमारी धात्वाग्नि है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाइपोथेसिस इसको मान सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जिसकी बॉडी में इंसुलिन का सीक्रेशन कम है, डायबिटीज का एग्जांपल ले लीजिए,
कोई व्यक्ति भोजन करता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उस ग्लूकोज को इंसुलिन ले जा करके कोशिका के अंदर प्रवेश कराता है। तो इंसुलिन गेटवे से अटैच होता है और कोशिका के अंदर ग्लूकोज एंटर करता है। देन ग्लूकोज का यूज्ड अप होकर के बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस डायबिटीज में ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर हम एक ऐसा कोई तरीका ढूंढ पाए जिससे ग्लूकोज अगर सेल के अंदर प्रवेश कर गया तो शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को हम काफी हद तक समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इस ओर कितने लोगों का ध्यान गया है, इस पर मुझे अभी तक कोई नॉलेज नहीं है कि इस ओर कोई काम भी कर रहा है या कर रहा है तो कितना सही कर रहा है। मतलब आप अपनी अग्नि पर अगर विशेषकर कार्य करते हैं तो अग्नि पर कार्य करने की वजह से आप काफी डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में तीनों दोषों की चिकित्सा करने पर भी ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद में अग्नि पर कार्य करने से भी कई डिसीजों का ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद में सप्त धातु पोषण क्रम को सुधारने पर भी बहुत सारी डिसीजों का ट्रीटमेंट होता है। अब नॉर्मली हम रूमेटिक डिसीज को समझ लेते हैं, चाहे वो रूमेटिक हार्ट डिसीज हो, चाहे वो रूमेटिक फीवर हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या अभी चल रहा है वो कोरोना हो। इन सभी में कहीं ना कहीं आम दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब काफी लोग इस आम को समझते हैं कि आम मतलब हमारे पेट के अंदर बनने वाला स्टिकी सबस्टेंस, स्निग्ध मटेरियल या गुरु आहार या गुरु भोजन जो बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट हुआ है लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। जबकि आम अकेला ये नहीं है, आम हमारी कोशिका के अंदर बनने वाला फ्री रेडिकल्स भी है। हमारी सेल के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है वो डिस्टर्ब होने के कारण कोशिका के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो जाकर के वहां पर इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, या फिर उस कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उन ऑर्गेनल्स की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, तब जाकर के ये डिजीजेस पैदा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ले लीजिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन आता है और पेन क्रिएट होता है उस पेशेंट को। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक रूमेटिक मटेरियल बनता है, या जिसको फ्री रेडिकल्स समझ लें, वहां पर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स या एंटीबॉडीज आती हैं, साइटोल्यूकिन, साइटोकाइनिन, वो जाकर के वहां पर रिएक्ट करती हैं। उसके एवज में वहां पर इन्फ्लामेशन आता है। इसलिए जितने भी रूमेटिक डिजीज हैं वहां पर लंघन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। लंघन चिकित्सा यदि उसे करवाते हैं तो लंघन चिकित्सा से उस व्यक्ति की सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगती है और अच्छे तरीके से वो कार्य करने लगती है, जिसको हम धात्वाग्नि बोले। जस्ट ऐसा ही कंसेप्ट हम थायराइड डिसीज में ले सकते हैं। थायराइड डिसीज में T3, T4 और TSH इन हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं, जिसमें TSH का लेवल हाई जाता है, T3, T4 डाउन जाते हैं। T3, T4 ये बताते हैं कि आपकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म अच्छी चल रही है या बेकार। अगर T3, T4 का लेवल मेंटेन है और TSH का लेवल डाउन है तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म ठीक चल रही है, ऐसा हमारा मानना होता है। लेकिन TSH पेशेंट की बढ़ के आती है तो इसका अर्थ हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति का सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, हाइपोथायराइडिज्म में हमारे हाइपोथैलेमिको पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम मनोवह स्रोतस के अंदर ले लेते हैं। मनोवह स्रोतस का अर्थ होता है हमारे हाइपोथैलेमस में स्ट्रेस सेंटर होते हैं, काफी सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन में, उनका आपस में एक दूसरे के ऑर्गन से इंटरलिंक होता है। और जब हाइपोथैलेमस सप्रेस होता है उसके कारण हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर नहीं निकल पाते और वो रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी पर जाकर के पिट्यूटरी से उसके हार्मोन्स का सीक्रेशन नहीं करवा पाते, और हार्मोन्स को मैसेंजर बोला गया है हमारी बॉडी का, और वो मैसेंजर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स पर जाकर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स पर जाकर
प्रॉपरली उस काम को नहीं कर पाते जिस काम के लिए उनको ऑर्डर मिला था, क्योंकि एक्चुअली में हाइपोथैलेमस ने उतना रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट ही नहीं किया जितना उस हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए आवश्यक था। इस वजह से T3 T4 का लेवल डाउन होता है और TSH का लेवल बढ़ने लगता है। अब इसको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग समझें, हमारी कोशिका के अंदर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म चल रही है, जो हमारी धात्वाग्नि है, वो धात्वाग्नि यदि डिस्टर्ब होती है तो हमारी सेल का सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और फ्री रेडिकल्स उस चीज को डिस्टर्ब करते हैं और थायराइड इंक्रीज होता है। अब वो सेल चाहे थायराइड के अंदर की सेल हो, चाहे वो हमारी आई के अंदर की सेल हो, या फिर हमारे हेयर्स के या स्किन की या लिवर की या किसी भी चीज की, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को हम दीर्घ स्वास्थ्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दीर्घायु में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो डिजीज रिकरेंस मारती जाएगी। एक श्लोक अपने आचार्य वागवट जी ने आम के बारे में बोला है, ऊष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम पाचतम दुष्ट अमाशय गसम रस मामम प्रचक्षते। आम दोष का वर्णन मोस्टली संहिताओं में डिटेल में नहीं मिलता है, लेकिन आचार्य वागवट ने इस श्लोक में संपूर्ण विवरण दे दिया है। जरा इस श्लोक को ब्रेक डाउन करके हम समझते हैं। ऊष्मणो अल्पबलत्वेन, आचार्य भागवत ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि जाठरागणेन अल्पबलत्वेन, धात्वाग्नेन अल्पबलत्वेन, भूताग्नेन अल्पबलत्वेन, जबकि वो तो आज हम जैसे वैद्यों से कई ज्यादा गुना इंटेलिजेंट थे, जिनकी हम छोटा सा कंसेप्ट पढ़ के आज बड़ी बड़ी डिसीजों को ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऊष्मणो अल्पबलत्वेन ही क्यों लिखा? इस पॉइंट में एक बात छुपी है जिसको समझना जरूरी है। वो अकेली जाठराग्नि, अकेली धात्वाग्नि, अकेली भूताग्नि की बात नहीं कर रहे हैं, वो 13 टाइप्स ऑफ अग्नि की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर किसी भी प्रकार की अग्नि यदि डाउन होती है, चाहे वो जाठराग्नि हो, धात्वाग्नि हो या भूताग्नि हो, तो आपके शरीर में आम का बनना होता है। तो ऊष्मणो अल्पबलत्वेन, उस अल्प बल वाली ऊष्मा के कारण, ऊष्मणो अल्पबलत्वेन धातुम आद्य पाचितम, उस ऊष्मा के अल्प बल के कारण धातु आदि, धातु आदि का अर्थ होता है रस धातु से लेकर के शुक्र धातु पर्यंत धातुओं के जो पौष्टिक अंश हैं, जो धात्वांश हैं, उनके ऊपर धात्वाग्नि की क्रिया ना हो पाना, और वो धात्वाग्नि की क्रिया नहीं हो पाती तो उसकी वजह से दुष्ट अमाशय गतेन रसमामम प्रचक्षते, जिसकी शुरुआत दुष्ट अमाशय से होती है और रस मामम प्रचक्षते, यानी कि रस धातु आम में परिणत होती है। यानी कि आपकी रस धातु से बनने वाला कफ, दुष्ट कफ बनता है, वो आम में परिणत होता है और वही फ्री रेडिकल्स आगे रक्त धातु निर्माण, मांस धातु निर्माण, मेद धातु निर्माण, अस्थि धातु निर्माण, मज्जा धातु निर्माण या शुक्र धातु निर्माण में एक तरीके से उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, धातु पोषण क्रम को बिगाड़ देते हैं, जिस वजह से जिन व्यक्तियों में मेदो धातु दृष्टि होती है, मेदो धातु का अवरोध होता है, उनमें अस्थि और मज्जा जैसी धातुओं में कमी आने लगती है, बोन में एरोजन आने लगता है, माइलिन शीथ में इन्फ्लामेशन होने लगता है, ये सारी चीजें आती हैं। अब समझते हैं इस चीज को कि इसको क्लिनिकली कैसे यूज करें। अगर आप धात्वाग्नि के कंसेप्ट को क्लिनिकली यूज करते हैं, डेफिनेटली आप ये मानिए कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिसीज को आप ट्रीट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति की अग्नि का विश्लेषण करें, आप हर व्यक्ति से क्वेश्चन करें कि उसके शरीर में गुरुता रहती है या उसका डाइजेशन प्रॉपर रहता है, उसकी बॉडी में हीट होती है या उसकी एक्सरसाइज करने पर बहुत ही जल्दी वो थक जाता है या काम करते वक्त बहुत जल्दी थक जाता है, जिससे ये होता है कि फटिग उसकी बॉडी में आ रही है, तो उसकी मसल्स में बनने वाला जो एल्कोहल है या लैक्टिक एसिड है उसका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब मसल्स के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में खराबी आ चुकी है, धात्वाग्नि में कमी आ चुकी, धात्वाग्नि मंद हो चुकी है। अब हमें धात्वाग्नि पर कार्य करना है। तो अग्निवर्धन का कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है जो आप नोट कर सकते हैं। जाठराग्नि समानुपाती भूत्वाग्नि समानुपाती 1/धातु आता है।
यानी जाठराग्नि सही है, भूताग्नि सही है और धात्वाग्नि सही है, तो धातु कभी भी ज़्यादा बढ़ के नहीं बनेगी। यानी मेद धातु के पेशेंट का हैवी फैट है, फैटी लिवर है या थायराइड है और उसका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर हम धात्वाग्नि को सुधारेंगे तो उसका मेद कम होने लगेगा, उसका TSH का लेवल डाउन होने लगेगा, उसके फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं वो धीमे धीमे करके डाउन होने लगेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस उसकी बॉडी में सही तरीके से होगी और वो व्यक्ति अपनी बॉडी को प्रॉपरली हील कर पाएगा। जिसमें सबसे बेस्ट हमारे यहाँ पर लंघन चिकित्सा को बोला गया है, दीपन और पाचन चिकित्सा को बोला गया है। दीपन से ज़्यादा पाचन चिकित्सा पे हमें जोर देना चाहिए, जिसमें चित्रक है, आरोग्यवर्धनी वटी इसमें अच्छा रोल अदा करती है, शिवाचार पाचन चूर्ण अच्छा रोल अदा करता है। मतलब उष्ण वीर्य वाली औषधियाँ और कटु विपाक वाली औषधियाँ धात्वाग्नि के वर्धन में बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के संहिता से कंसेप्ट उठाइए और उनके ऊपर अपनी युक्ति लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन कीजिए, तब जाकर आप अपने कंसेप्ट तैयार कर पाएंगे और उन कंसेप्ट के सहारे आप कई डिसीजेस को ट्रीट कर पाएंगे। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेट। नेक्स्ट वीडियो इसी टाइप का मैं आपको लाके फिर से फेसबुक लाइव पर आकर दूंगा या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आयुर्मानव, वहाँ पर ऐसे वीडियोस उपलब्ध कराता हूँ। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। मेरा सपना है आयुर्वेद युक्त और रोग मुक्त भारत का, और आयुर्वेद युक्त और रोग मुक्त भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब आप जैसे युवा चिकित्सक आयुर्वेद की फील्ड में आएं और आयुर्वेद चिकित्सा को संपूर्ण रूप से अपनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलूंगा इसी चैनल पर।